बेटी एक बार चल के लड़के को देख तो लो। मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है। किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना। आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर, बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? जी बस आता ही होगा। तभी वहाँ बाला आता है। लो जी, आ गया मेरा बेटा। ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी, आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी। इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है? और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला, तेरा बाप टकला। और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या? ये लो। तभी उसकी नजर बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है। आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ, कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से दिखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे? दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी। लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति?
जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है। अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है। अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाजत दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आके मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है। कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जिठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं?
जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती है, आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीजों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीजें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। मंजरी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है।
दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे हमेशा ही माफ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जेठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर फूलमती काकी, अंजलि दीदी के लिए शहर से फोन आया है, जल्दी से भेजो दुकान पे, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। अंजलि बेटा, तेरे लिए शहर से फोन है, सब काम छोड़ के जल्दी जाके सुन ले, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ, जरूर मीनाक्षी दीदी का फोन आया होगा। हाय अंजलि। नमस्ते दीदी, मेरा मतलब हाय, कैसी हो आप? यहाँ तो सब ठीक है। मामा मामी कैसे हैं? तू कैसी है? मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है, लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग। ओ मैं तो इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊँ। आपकी कॉलेज वाली बहन जी आपको इतना पढ़ाती है, तो घर कब जाती हैं आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं पढ़ाती, मैं अलग से दूसरे टीचर्स के पास भी पढ़ने जाती हूँ। दीदी फिर तो आप बहुत थक जाती होगी ना, आप ना पैदल मत जाया करो, टांगा ले लिया करो दीदी। नहीं मेरी भोली बहन, ना मैं पैदल जाती हूँ, ना ही यहाँ टांगा मिलता है, मैं बस से जाती हूँ और थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा ले लेती हूँ। सच्ची? वहाँ पर टांगे नहीं बस चलती है? वाह, वो भी हर रोज? हमारे गांव में भी बस आती है, दिन में 2 बार। यही तो खास बात है शहर की, यहाँ बसें पूरा दिन दौड़ती हैं सड़कों पर, और सिर्फ बसें ही नहीं, कार, स्कूटर और ट्रक भी, और तो और थोड़ी दूरी पर तो हवाई जहाज भी है, जहाँ से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अच्छा दीदी, मैं फोन रखती हूँ, बुआ जी फूफा जी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ माँ, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते? बुआ जी, फूफा जी और मीनाक्षी दीदी तो शहर में ही रहते हैं। अरे क्योंकि तेरे बुआ जी की शादी शहर में हुई थी, इसलिए बेटा। शादी से पहले वो भी तेरे पापा और दादा दादी के साथ गांव में ही रहती थी। तो फिर माँ, मुझे शहर भेज दो ना, मैं भी शहर देखना चाहती हूँ। इतनी बार मीनाक्षी दीदी से शहर के बारे में सुन चुकी हूँ, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। बस आप मुझे शहर भेज दो। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रह आना शहर, अपनी बुआ के घर। अब तो खुश ना? हाँ माँ, बहुत खुश। आप देखना, मैं शहर जाके कितने मजे करती हूँ। अंजलि अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ अपने सारे दोस्तों को अपने शहर जाने की बात बताकर चिढ़ाती है। अरे श्रद्धा, शीतल, सरोज, तुम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? एकादशी वाले गांव के मेले में। हम तो दूसरे गांव में नानी के घर जाएंगे, उनका घर नहर के किनारे है, बड़ा मजा आएगा। हम इस बार कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए मेहमान आएंगे। और तू? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस पास वाले शहर जा रही हूँ, अपनी बुआ जी के घर, वहीं रहूंगी कुछ दिन। तुम लोग चिंता मत करना, मैं चिट्ठी लिखूंगी तुम सबको वहाँ से। पापा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। बेटा, शहर आने की जिद भी तो तूने ही की थी, अब पहली बार बस में चढ़ी है तो यही होना था। भुगतो। अरे मामा जी, अंजलि, आप लोग आने से पहले बता तो देते, मैं लेने आ जाती बस स्टैंड तक। आओ आओ भैया, आओ बेटी अंजलि। माँ बुआ जी कैसे हैं वहाँ, और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, बस अंजलि जिद कर रही थी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने की, सो छोड़ने आ गया। दीदी, आप मुझे शहर घुमाने ले जाओ ना, मुझे भी शहर देखना है। हाँ हाँ चल, तैयार हो जा जल्दी से। अंजलि तैयार होने जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आती है तो अरे ये क्या कर दिया तूने? मार्केट तक ही तो जाना है, इतनी डार्क रेड लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े झुमके और चूड़ियां और चेहरे पर इतना सारा पाउडर।
मेरी बहन, ऐसे नहीं चलेगा। जा और ये सब हटा के आ। अरे कैसे, क्यों? मैंने शहर आने के लिए इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था। और वैसे भी मैंने देखा है मोहल्ले की राधा काकी के टीवी पर एक फिल्म चल रही थी, उसमें हीरोइने ना ऐसे ही तैयार होकर जाती है घूमने। सब पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी दीदी। अंजलि शहर की चकाचौंध को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। दीदी, ये छोटा सा कमरा सड़क के किनारे क्यों रखा है? इसमें कौन रहता होगा? ये कमरा नहीं, पीसीओ है, पीसीओ। यहाँ पर लोग फोन करने आते हैं, सिक्का डालकर। ओह, हमारे गांव में तो दुकान पे ही जाते हैं बात करने। अच्छा चल, तुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट नूडल्स प्लीज एंड 2 कोला। मीनाक्षी को ऑर्डर प्लेस करते हुए अंजलि बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी ही देर में ऑर्डर लेकर वेटर आ जाता है और खाना टेबल पर रख देता है। अरे, ये लंबी लंबी सेवइयाँ खाते कैसे हैं दीदी? और इसके साथ कोई अचार, प्याज, मूली कुछ भी नहीं दिया, बस ये छोटा सा पेट खुजाने वाला दे दिया है। गांव में तो छोटे छोटे चावल ही होते हैं जो कि हाथ से ही खा लेती हूँ। अब इसे कैसे खाऊं दीदी? एक्सक्यूज मी, एक चम्मच प्लीज, और लिटिल प्याज और अचार और मूली और एक गिलास मट्ठा, वो बाद में। हाँ, अब ये सब सुनकर आसपास बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। मीनाक्षी भी अपनी हंसी किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंजलि समझ नहीं पाती कि सब किस बात पर हंस रहे थे, लेकिन वो छिप जाती है। दीदी, मुझे लगता है कि मुझे इन सेवइयों को ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसी पेट खुजाने वाले कांटे के साथ। एक काम कर, तू मुझे खाते देख, जैसे मैं खाऊं तो भी वैसे ही खा ले। ठीक है दीदी। अंजलि खाते खाते नूडल्स में सिरका ज्यादा डाल देती है, फिर ऊपर से नमक दानी से खेलते हुए काफी नमक भी अनजाने में छिड़क लेती है। अरे, ये क्या क्या खा लिया? अरे हाय हाय, कितना कड़वा है। पानी, पानी, ये काला शरबत ही पी लेती हूँ। और जल्दबाजी में अंजलि जल्दी जल्दी कोला पी लेती है, जिससे उसके नाक में झंझनाहट होती है। दीदी, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं ये सब शहरी खाना नहीं खा सकती। अब शर्म के मारे मीनाक्षी अपनी बहन को वापस घर ले जाती है और कहती है कि देख अंजलि, माना कि शहर और गांव एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शहर ही बेहतर हो और उस वजह से हमें वो सब करना पड़े जो हम नहीं कर सकते। शहर में सहूलतें तो हैं ही, पर चुनौतियां भी हैं। हम जहाँ भी रहें, हमें कभी अपने आप को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। हर किसी भी नई जगह में ढलने में समय लगता है, उसके लिए तुम्हें दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, घूम लिया शहर या अभी और घूमना है? नहीं पापा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। आप गांव ही ले चलिए मुझे। शादी के बाद लाली माँ को दफ्तर जाए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और सासू माँ को उसका दफ्तर जाना खटकने लगा। आते जाते वो उसे सुनाती ही रहती है। आ गई महारानी, आपकी सेवा में क्या लेकर आए? प्रणाम सासू माँ, बस अभी खाना तैयार करती हूँ, सब साथ में खाना खाएंगे। अरे इतना इंतजार तो करवा चौथ के व्रत में चांद भी नहीं करवाता जितना तुम करवाती हो। माँ जी, ऑफिस का काम बहुत जरूरी होता है। अरे तो वहीं बिस्तर तकिया ले जाओ ना, यहाँ क्यों आती हो? लाली माँ ये सब सुनने से बेहतर वहाँ से जाना समझती है। ऐसा नहीं है कि सास ने लाली माँ को पहले कभी प्यार से नहीं समझाया, बस लाली माँ ने सीधी बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो सास ने सोचा जो प्यार भरे गाने से नहीं होगा, वो टेढ़ी बात और ताने से जरूर होगा। ऐसा क्या करती है? बस यस सर ही तो करना होता है ना। पास के गांव तक बढ़िया बस से जाओ, फिर दफ्तर में जाकर बैठ जाओ और बस घर के काम से बच जाओ। अब मैं भी जाऊंगी कल से दफ्तर।
अरे इतना भी आसान नहीं है, मैं भी तो दफ्तर जाता था। तुम्ही से तो पता चला है ये सब। अरे कभी नौकरी करके देखती तो पता चलता। अच्छी बात निकल गई आपके मुंह से। अब करके भी दिखा दूंगी, और वो भी बहू के दफ्तर में ही। नौकरी भी करके दिखाऊंगी और घर के काम भी। बहू को पता चल जाता है कि सास क्या करने वाली है, लेकिन वो ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। 2 दिन बाद ऑफिस जाने के टाइम सास भी तैयार खड़ी है। अब कहीं जा रही है क्या सासू माँ आप? हाँ, आज से मैं भी तेरे साथ तेरे दफ्तर आऊंगी और तेरी तरह टाइम पास करूंगी। दोनों ऑफिस की बस से ऑफिस पहुंच जाती हैं। गेट पर गार्ड खड़ा हुआ है और हमेशा की तरह लाली माँ स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग गार्ड भैया। गुड मॉर्निंग लाली माँ जी, ये आपके साथ है? अरे प्रणाम चौकीदार जी, कुछ खाया करो। इतना दुबले पतले होकर चौकीदारी क्या खाक करोगे? माँ जी, गार्ड ही बोल लीजिए। अरे गार्ड माने भगवान होता है। आती है अंग्रेजी हमें। काहे बनाए हम तुम्हें अपना भगवान? आए बड़े। लाली माँ सासू माँ को अपने बॉस के कैबिन तक ले जाती है और मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जी आपकी तारीफ। अरे पूरा मोहल्ला करता है, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए ना। अब मेरा मतलब है आपको लोग कैसे जानते हैं? लाली माँ की सासू माँ। मेरा मतलब था कि आपका नाम क्या है? सिमरन देवी। अरे वाह, बहुत मॉडर्न नाम है। ऑफिस का नाम है, घर का नाम तो है मालती बाई। अच्छा अच्छा। लालिमा, इनकी जगह दिखा दो। है? ये मुझे अपनी जगह दिखाएगी? ये बहू है मेरी, इसकी ये हिम्मत। अरे मेरा मतलब है कि ये आपको बता दे कि आपको कहाँ बैठना है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। लालिमा, तुम अपना काम करो। अरे कोई काम नहीं करती ये, घर पे भी नहीं करती, यहाँ क्या खाक करेगी? लाली माँ बॉस का लिहाज रखते हुए कुछ नहीं बोलती। बॉस खुद ही सासू माँ को एक डेस्क तक लेकर जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ बैठना है। अरे ये घूमने वाली कुर्सी पर? नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, चक्कर आ जाएंगी। चकोटा या आसन लगवा दीजिए, आराम से बैठूंगी जमीन पर। जमीन से जुड़ी हुई हूँ मैं बहुत ही। हाँ देखिए, आपको यहीं बैठना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये आपका घर है? नहीं तो आप भी ना बहुत भोले हैं। मेरा घर तो गांव में है, ये तो आपका ऑफिस है। अरे ऐसी चीजें मत भूला करो, और चोमू बना देंगे किसी दिन। बैठ जाइए और मुझे सारे जरूरी मेल भेज दीजिए। ये रहा कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर की क्या जरूरत है, मेल तो हाथ से निकलेगा ना। ला एक पत्थर, ला हाथ घिस दूं। क्या हाथ का मेल? तभी सिचुएशन को संभालने के लिए बहू आ जाती है। अच्छा ये छोड़िए, आप वहाँ पेंट्री से कॉफी ले आइए अपने लिए। अरे इतना तो मुझे भी पता है कि कंप्यूटर पे लिखने का काम हो जाता है, फिर कॉपी क्यों मंगवा रही हो? अरे माँ जी, कॉफी, पीने वाली कॉफी। तू मुझसे काम करवाएगी? तेरी सास हूँ मैं। मेरी भी तो सुन लो कोई, आपका बॉस हूँ मैं। हाँ हाँ सुनाओ ना। क्या सुनाऊं? अरे बेटा तुम बॉस हो, जो मन करे सुना देना, बस गाना मत सुनाना। अगर तुम अच्छा नहीं गाओगे ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। अरे यार, अच्छा एक काम करते हैं, आपको क्या क्या आता है? ठंडा खा लूं तो नाक आती है, तीखा खा लूं तो हिचकी, और ज्यादा खाना खा लूं तो यह हम बता नहीं सकती मैं। अरे मेरा मतलब था कि काम में क्या क्या आता है? बहू बहुत काम आती है, पति भी काम आते हैं, बेटा भी। देखो काम तो अपने ही आते हैं ना, जैसे भी हो। हे भगवान, क्या करूं माँ जी आपका? अरे बेटा मेरा ना कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा मंगल बहुत मजबूत है। हाँ अच्छा,
मंगल से याद आया, बताओ कितने ग्रह हैं सूर्यमंडल में? मंगल, शनि, पृथ्वी, और बताओ। हाँ सब बढ़िया, तुम बताओ बेटा। बॉस वहां से परेशान होकर चले जाते हैं। लंच के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हो रही है जिसमें कई सारे लोग हैं। किसी को कोई आइडिया भी है कि क्या हो रहा है? हाँ हाँ, वो चौकीदार काम छोड़ के बिल्ली के साथ खेल रहा है। वो सुकड़ी मैम ना दिन भर से बगल वाले लड़के से खुसुर फुसुर कर रही है और आपके कैबिन से आवाज आ रही है जिसमें आपको कोई गाली बक। बस वो मेरे हेड है। मेरा मतलब था कि मार्केट में क्या हो रहा है। बाहर तो हल्की धूप निकली हुई है, ट्रैफिक वैसे बहुत ज्यादा है। आपको कहीं जाना तो नहीं ना? शाम को ही निकलना। हाँ अम्मा जी थोड़ी देर चुप रहिए, हम काम की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, बूढ़े लोगों की सुनता ही कौन है भला इस जमाने में। तू भी चुप कर ले, जिस दिन तू बूढ़ा होगा ना पता चलेगा। माँ जी प्लीज। ठीक है, देखो मुंह पे उंगली रख लेती हूँ बस। गाइस कोई नया आइडिया लाना होगा। लास्ट मंथ हमारे प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है मार्केट में। सॉरी सर। लालिमा तुम कुछ प्रेजेंट करने वाली थी ना? लालिमा खड़ी होके अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देने लगती है। प्रेजेंटेशन के बाद तालियां बजती है। बहू सास के बगल में आकर बैठ जाती है। ये इतना सब तूने कब किया बहू? और अंग्रेजी तो पटर बोल रही थी तू। रात को बर्तन साफ करके इसी में ही लगी रहती हूँ। रात को जाग के व्हाट्सएप नहीं चलाती रहती हूँ माँ जी। ऑफिस खत्म होते होते बॉस लालिमा और सासू माँ को कैबिन में बुलाते हैं। वेल डन लालिमा, गुड जॉब। नीलिमा की सासू माँ जी आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है, पूरी मेहनत से काम करती हैं। सो तो है। कैसा लगा हमारा ऑफिस आपको सासू माँ? ऑफिस तो अच्छा है पर मुझे समझ नहीं आया। हम ऐसे बिना इंटरव्यू किसी को दफ्तर में काम नहीं करने देते, पर लालिमा के कहने पर हमने आपको इज्जत दी ताकि आप भी यहाँ आकर देख सके कि दफ्तर में टाइम पास नहीं बल्कि बाकी सब लोग काम करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी होनहार बहू मिली है आपको। घर और दफ्तर दोनों अच्छे से संभाल रही है। समझ गई। हाँ अब सॉरी यहीं बोल दूं कि मेल डालना पड़ेगा? लालिमा, बॉस और सासू माँ तीनों हंसने लगते हैं और सासू माँ को बहू रानी के काम की अहमियत पता चल जाती। परिवार में 5 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी। घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती। और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अरे भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कहीं बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो। इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर। सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं।
आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? पापा वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद माँ, मामा जी का फोन आया था। उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा? तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा अब जिद क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ, इसको समझाइए ना। आपकी बेटी, आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू, देखो तो प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है। क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ? वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो? सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो? आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा। सुमित्रा, समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से? सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस तरह से तो आपकी बेटी की शादी किसी से नहीं हो सकती। जिसके घर की औरतें गूंगी और अंधी बनकर बैठ जाए, उस घर का कुछ नहीं हो सकता। ओम प्रकाश और राहुल सुमित्रा और भावना की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। पापा, समझ में नहीं आता कि भावना और माँ को कैसे समझाया जाए। सही कहते हो बेटा, तुम और मैं काम के सिलसिले में सारा दिन घर के बाहर रहते हैं और घर की दोनों औरतें जिन्हें सारा घर संभालना चाहिए, गूंगी और अंधी बनकर बैठी हैं। पापा आप ही बताइए, इसका क्या उपाय है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की वजह से प्रियंका बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तुमने देखा उसे किस तरह से बिहेव किया था। अरे लेकिन पापा, हम करेंगे क्या? हमें एक नाटक करना होगा। कुछ दिनों के लिए हम भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं। उसके बाद इन दोनों औरतों को अकल आएगी। हाँ पापा, शायद आपकी बात ठीक है। हम दोनों हर बार बात को संभाल लेते हैं और इसी वजह से माँ और भावना कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर अगले दिन, भावना, नाश्ते में क्या बनाया है? जी पराठे बनाए हैं। मेरे लिए पोहा बना दो। अच्छा जी ठीक है, अभी बना देती हूँ जी। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी, पराठे हैं और पोहे बन रहे हैं। अरे बहू, मुझे तो उपमा खाने का मन था, मेरे लिए उपमा बना दो। ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। भाभी जल्दी से जरा मेरा कॉलेज का टिफिन तो पैक कर देना। और सुनो, मुझे ना भिंडी की सब्जी खाने का मन है। सुमित्रा चुपचाप बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और ये देखकर भावना को मन ही मन गुस्सा आ रहा था।
लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसे लग रहा था कि ओम प्रकाश जी जो हमेशा उसकी साइड लेते थे वो भी आज चुपचाप बैठे हुए थे। शाम के वक्त प्रियंका अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर घर आती है और उधर दूसरी तरफ से राहुल भी अपने ऑफिस के दोस्तों को लेकर घर आ जाता है। प्रियंका अपने कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर डांस करती है और राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। प्रियंका और राहुल मिलकर पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन भावना उनसे कोई शिकायत नहीं करती और सुमित्रा जी भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर रात को ओम प्रकाश और राहुल एक दूसरे से बातें करते हैं। पापा, हमने इतना कुछ किया फिर भी भावना कुछ बोलती ही नहीं और माँ भी कुछ गलत करने से किसी को रोकती ही नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, इन दोनों के अंदर का गुस्सा भर रहा है और बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। अगले दिन, अरे बहू, ये कपड़े धुले हैं या गंदे हैं? पापा जी, कपड़े तो मैंने धोकर ही आपकी अलमारी में रखे थे। मुझे तो साफ नहीं लग रहा, एक बार और धो देना। प्रियंका, मैं सोच रहा था कि तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है ना, मत करो। एक काम करो, वैसे भी क्या रखा है शादी वादी में, तुम्हें जो लड़का पसंद है उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। इस बार ओम प्रकाश और राहुल की बात सुनकर भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा जाग उठता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे परेशान करते ही रहेंगे। कल 4 बार मुझसे नाश्ता बनवाया, आज पापा जी मुझसे धुले हुए कपड़ों को बार बार धुलवा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ जी, कोई मशीन नहीं हूँ। तुम दोनों ने मिलकर इस घर की कैसी हालत बना दी है और अपनी बहन को भागकर शादी करने के लिए कह रहे हो। तुम भाई हो या दुश्मन? ओम प्रकाश और राहुल जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं जी, तुम लोगों को ऐसी हरकत करने के बाद भी हंसी आ रही है। ये क्या कर रहे हैं जी आप दोनों? यही तो हम चाहते थे कि सुमित्रा, तुम अंधी होकर ना बैठी रहो। घर में कुछ भी गलत हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। और भावना, तुम अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार पर भी कभी मुंह नहीं खोलती, ये सही बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम्हारी भी जुबान खुले, तुम गलत बात का विरोध करो। गूंगी बहू और अंधी सास की ये जोड़ी इस घर में अब नहीं चलेगी। अरे बिद्दू, आज घर में बहुत काम है, आज तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी, आज तो स्कूल में मेरा टेस्ट है। अरे एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो ऐसी कौन सी तेरी कलेक्टर की पढ़ाई छूट जाएगी। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तो बड़ी ढीठ हो गई है। अपनी दादी की बातें सुनकर बिंदु नाराज हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बिंदु, इतनी छोटी बात पे मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़कियों को तो घर के काम काज सीखना चाहिए। अरे बहू, रमेश के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। कम से कम तू तो मेरी बात समझती है। अच्छा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं पूजा करने जा रही हूँ। इतना कहकर रमेश की माँ वहाँ से चली जाती है। इस तरह बिंदु की दादी और माँ दोनों अक्सर उसे घर के कामों में ही उलझा कर रखते थे। कुछ दिनों के बाद राजू और बिंदु के 10वीं के रिजल्ट्स आते हैं। दोनों बच्चे दादी को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। शाबाश मेरे लाल, तू तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तभी बिंदु कहती है, दादी मैं भी अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। रमेश की माँ बिंदु को अनदेखा करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी यहाँ खड़ी क्या कर रही है? सुन लिया मैंने, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लिया। बिंदु उदास होकर चाय बनाने किचन में चली जाती है। तभी राजू कहता है, दादी मैं क्रिकेट के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अरे वाह राजू बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही। तू कल ही अपना एडमिशन करा ले, जितनी भी फीस होगी मैं दे दूंगी। अरे एक दिन मेरा पोता विराट कोहली बनेगा। इस तरह अक्सर रमेश की माँ अपनी पोती बिंदु के साथ दुर्व्यवहार करती थी।
कुछ दिनों के बाद रमेश की माँ और उसकी पत्नी दोनों सास बहू मिलकर राजू का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन बिंदु का एडमिशन नहीं करवाते। इस बात से नाराज होकर बिंदु अपनी दादी से कहती है, लेकिन दादी मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है। अरे क्या करेगी आगे की पढ़ाई लिखाई करके हैं? आज से ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से उतार दे। इतना कहकर रमेश की माँ वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से बिंदु की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है और उसकी दादी उससे घर के सारे काम करवाना शुरू कर देती है। इस तरह उसका सारा दिन घर के कामों में ही बीत जाता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमेश छुट्टियों पर घर आता है। बिंदु को घर के काम करते हुए देख उससे कहता है, अरे बिंदु बेटा, तुम स्कूल नहीं गई? पिताजी, दादी ने मेरा एडमिशन कराने से मना कर दिया है। वे कहती हैं घर पे रहकर घर के काम करना सीख। अपनी माँ का ये बर्ताव देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुमने क्या किया? आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में बिंदु का एडमिशन क्यों नहीं करवाया? अरे बेटा, लड़की जात है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर के ही काम करने हैं ना। तुम किस जमाने में जी रही हो माँ? अगर कल्पना चावला के घर वाले भी तुम्हारी सोच के होते तो क्या वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाती? इसका स्कूल छुड़वाकर तुम इसका भविष्य बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। बिंदु बेटा, कल ही तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। तुम जितना चाहे उतना पढ़ो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता से हौसला पाकर बिंदु खुश हो जाती है और कहती है, जी पापा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। ये हुई ना बात। शाबाश मेरी बेटी। शिक्षा, लड़का हो या लड़की, हमें दोनों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। विनोद, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना? अक्षय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगल बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुँचे ही नहीं। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप किशोर भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? किशोर पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है। पास के सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को कार्ड वही तो देकर आया था। रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया था। टेंट कुर्सी वालों को भी तो वही देख रहा है। पर कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी हैं। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। अरे चैन सुख दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? बीबी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा लेते हैं। अरे मैं तो इन्हें थाल में रख के परोस भी नहीं पा रहा। भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। कुलभूषण की बीवी कमला को फुर्सत ही नहीं है कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। अजी, आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हो और घर में अभी तक इतने काम बचे हैं करने को। अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। और फिर घर में तुम हो, बेटे बहुएं हैं, तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो शाम से बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। एक बार अभिषेक की बीवी आ जाए, फिर मैं भी आराम करूंगी
और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। बेटा भी तू अब तक तैयार नहीं हुआ? किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ? सैलून जाने से तो आपने मना किया है क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। भाभीयों को देखो, सुबह से पार्लर में है। अक्षय की शादी हो जाती है और नंदिता बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। नंदिता के आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग होती रहती। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कहाँ संभालनी थी। अभी देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी है और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था कि घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण मुझे सब पलकों पर बिठा के रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी के पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभी भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ। प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तेरी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। तू मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके 5 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना और दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर सुखा देना। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद बस भाभी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था। यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जियाँ बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनते बनते डिनर का। अभी मुझ में तुम्हारे पूरे परिवार का नखरा उठाने की और ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पे क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खींच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदिता माँ बन जाती है। बच्चे के आने से अभिषेक के कंधों पर खर्चों का बोझ आ पड़ता है। अभिषेक का बोझ कम करने के लिए नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिता, ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे करती क्या हो पूरा दिन तुम? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटू को डे केयर सेंटर पर छोड़ कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ और क्या करूँ मैं? तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? चिंटू की डे केयर का खर्च, उसके लिए बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर। चिंटू को भी डे केयर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और घर के सभी बड़े होते। उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होते। मेरे तीनों बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभियाँ बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है। तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो अभिषेक, बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है सबसे।
एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। अभिषेक और नंदिता की सारी बातें घर के बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे नंदिता बहू, किसने कहा कि तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है। तो अब तुम समझ चुकी हो परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफी बाद में, पहले मेरा पोता जरा मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला। घर दीवारों से नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। लेकिन क्या हो जब घर के लोग ऐसे हो। सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से बहू के आ जाने के बाद तो तुम और निकम्मी हो गई हो। दिखावे के लिए हाथ में माला पकड़ ली है, बाकी कोई काम नहीं करती। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब तो बहू आ गई है, अब तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी तो जिंदगी कट गई गालियां खा खा कर। अरे उस बेचारी को तो छोड़ दीजिए। तभी बेटे के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कहा था ना तुमसे रिजाइन कर दो, क्यों नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहाँ निकली? चलो कमरे में काम करो घर का। बहू बेटे की लड़ाई सुनकर सास ससुर बाहर आ जाते हैं। सामने खड़ी होती है नई नवेली बहू रीमा। देख लीजिए माँ जी, शादी से पहले तो मेरे माँ पापा के सामने कहा था कि शादी के बाद नौकरी करने देंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम माँ जी को क्यों बोल रही है बहू? तब उसका मन रहा होगा, अब नहीं है। पर पिताजी, उसके मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की तरफ देखता है। पापा से जबान लड़ाती है, रुक। ये बोलकर वो पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। ये सब देखकर सास दुखी हो जाती है। पति के जाने के बाद सास बेटे से कहती है। देख बेटा, अब जमाना कुछ और है। तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन। शहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तूने, उसका ख्याल रखा कर, तमीज से पेश आया कर। जा, बहू को कमरे से बाहर ले आ। लेकिन बेटा नहीं मानता और बहू कमरे में सारा दिन बंद रहती है। शाम को बेटा बाहर जाता है कि सास चाय और बिस्कुट लेकर बहू के कमरे में जाती है। बहू बेटा ये ले, चाय पी ले। रो रो कर कैसी शक्ल बना ली है बेटा। माँ जी, ये कैसे लोग हैं? आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। घर की औरतों को तो पिताजी और ये इंसान समझते ही नहीं। क्या करूं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सहना। दोनों बात कर ही रहे थे कि ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब बहू को भड़का रही हो? बहुत दिन हो गए मार खाए, अब क्या बहू के सामने खाओगे? जाओ यहाँ से, और जरूरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चढ़ाने की, समझी? बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन बहू देखती है कि कैसे उसकी सास और उसके साथ उसका ससुर और पति गंदा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बनाया है? खाना बनाना नहीं आता क्या? ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंक देता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। हाँ पापा, ऑर्डर करिए। ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा। वैसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो। अरे तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर। बहू को पति की बात पर गुस्सा आता है, तभी सास बोल पड़ती है। तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो तूने इसे कहा था कि तू नौकरी करने देगा तो तुझसे शादी कर ली, वरना ना ही करवाते इसके माँ बाप तुझसे शादी इसकी। और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई, वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है। उसकी नजर में सास की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सास को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक जोर से चांटे की आवाज आती है। किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नजर जमीन पर बैठी सास पर पड़ती है। अभी तो धीरे से मारा,
फिर जुबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास रो रही थी। बेटा और पति वहां से चले जाते हैं। पिताजी अच्छा किया माँ को जोर का चांटा लगाकर। आगे से जबान खोलने से पहले 4 बार सोचेंगी। बड़ी आई। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। बहू सास को उठाती है और पानी देती है। मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहू, लेकिन तू नहीं सहना। तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना। शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें बताया था, लेकिन वो नहीं मानी। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। माँ जी, जिस तरह से आप मेरे लिए खड़ी हुई है ना, मेरी माँ भी नहीं हुई। बेटा, मैं तेरा भला चाहती हूँ। तू नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी। एक काम कर, इस घर से चली जा, पैसे कमा और खुश रह। माँ जी, हो सकता है कल तक मैं आपके इस फैसले को मान जाती, लेकिन आज नहीं। माँ जी, आप यहाँ इस नर्क को झेले और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अगले रोज, सुनिए, वो क्या है ना, मुझे कुछ कपड़े और गहनों की जरूरत है, तो जरा पैसे दीजिए ना। अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आपसे ही मांगूंगे ना। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। ये लो कार्ड, कर लेना शॉपिंग। अगले रोज, बिजली का बिल आया है 10,000 का, भर दीजिएगा। इतना बिल कैसे आ गया? बेटा, वो क्या है ना, सारा दिन बहू घर में रहती है तो कमरे में एसी और टीवी चलता रहता है। अब कम से कम बाहर जाए तो 4 पैसे कमा कर लाए। लेकिन हम लोगों को थोड़ी ना औरत की कमाई खानी है, वो तो मर्द ही करता है ना। पति पर्स देखता है और फिर हाँ माँ, ठीक बोल रही हो। खैर चलता हूँ, ऑफिस का वक्त हो गया है। पति ऑफिस से पिता को फोन करता है। पापा, घर के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई आप देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए हाँ कर दूँ, 4 पैसे ही लाएगी ना घर में। वो तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन ये औरत की जात, कल को 4 पैसे कमाने लगे तो ये नहीं कि सर पर चढ़कर नाचे। हाँ पिताजी, बात तो सही है। वो तो आप हैं जो माँ को मुट्ठी में रखा है, वरना मेरी वाली तो। खैर, सोचते इस बारे में। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है। वो कल पनीर की सब्जी बनानी है तो थोड़े पैसे देकर जाना। और हाँ, कीर्तन भी रखा है संडे को, उसके लिए सामान की लिस्ट बना दी है, ले आना। पापा को दे दो, वो ले आएंगे। अरे पापा कहाँ से ले आएंगे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। लो, पैसे ही नहीं है? मेरे पापा की जेब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है। बेटा, लक्ष्मी को जो पूछता है ना, उसके पास लक्ष्मी रहती है। जो घर की औरतों को मारे पीटे, वो भला कैसे लक्ष्मी का लाभ ले सकता है? वाह वाह, क्या बात है, तो जबान खुल रही है तुम्हारी। लगता है भूल गई पुरानी मार और डांट। क्या? हाँ माँ जी, शांत हो जाइए। मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता, और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊँ तो ये भी मुझे मारे। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहती, तू ये लिस्ट बस दे दे, मैं चली आराम करने। फिर अगले रोज, सुनिए जी, वो मायके जाना है। वो क्या है ना, शादी के बाद से गई नहीं, तो ट्रेन की टिकट बुक करवा देना। तो मैं भी तो साथ जाऊंगा ना तुम्हारे। तो ठीक है, फिर फ्लाइट की ही टिकट करवा दीजिए। वो क्या है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले, ठीक है ना? पति ऑफिस जाता है, जहाँ उसका दोस्त कहता है, अरे क्या हो गया यार, परेशान सा दिख रहा है। तेरी तो नई नई शादी हुई है, भाभी परेशान कर रही है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू कैसे मैनेज करता है यार? कैसे क्या यार, तू जानता है ना मेरी बीवी रिया को, वो टीचर है, फिर घर में ट्यूशन करती है, साथ में बच्चे भी पढ़ लेते हैं। यार, घर नाम की गाड़ी दोनों पहियों के साथ चलने से ही चलती है। वो भी कमाती है और मैं भी, और चल रहा है घर बस। पति को दोस्त की बात समझ में आती है, लेकिन पिता का ज्ञान कैसे भूल सकता था? भाई, कल को सर पर चढ़कर नाचने लगी तो। शाम को घर आता है, जहाँ उसकी बुआ और उसका बेटा बैठे होते हैं। अरे आ गया लल्ला, कैसा थका थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? नमस्ते बुआ, कैसे आना हुआ? कैसा है रमेश?
भाई को तो भाई की याद ही नहीं आती। अरे नहीं नहीं भैया, याद नहीं आती तो यहाँ कैसे आता। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, जरूर आना। पति कार्ड खोलता है। डॉक्टर रश्मि, अरे वाह, तेरी होने वाली बीवी डॉक्टर है। और क्या भैया, आपकी बीवी इंजीनियर तो मेरी डॉक्टर। तभी वहां सास आ जाती है। अरे जब घर में ही बिठाना है बेचारी को तो काहे का इंजीनियर है, तो काम वाली ही घर का काम करती है और आराम। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बैठा रखा है? अरे बहू कहीं झोला चाप डिग्री तो नहीं लेकर आई है? पत्नी की बुराई सुनकर पति को गुस्सा आता है। नहीं बुआ, यूनिवर्सिटी टॉपर है मेरी मीना, और हाँ बड़ी कंपनी में काम भी करती है। बस शादी के बाद कुछ महीनों की छुट्टी ली थी, अगले हफ्ते से ऑफिस शुरू हो जाएगा। क्यों मीना? तभी ससुर आ जाते हैं। हाँ लेकिन फिर घर का काम कैसे होगा, और पैसे कमाने लगेगी तो सर पर। पिता की बात पूरी नहीं हुई कि बेटा, सर पर चढ़ने का हक है उसका पापा। पत्नी है वो मेरी, यानी मेरे घर की रानी, और रानियां तो सर का ताज होती है। क्यों मीना,